आज का ये जो क्लास है ये 11th क्लास के लिए है और इनफैक्ट कह सकते हैं कि 11th क्लास का बेसिक क्लास है। और इसके बावजूद भी कि बेसिक क्लास है फिर भी लास्ट में हम लोग कुछ एक दो ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिस तरह का क्वेश्चन नेट वगैरह में आता है। कह सकते हैं ये 11th का फाउंडेशन बैच का क्लास है और थोड़ी बहुत आपको हेल्प इसमें नेट लेवल पे मिलेगी, कहीं कहीं पे जेईई में भी मिलेगी। पहले भी हम लोग बोल चुके हैं कि ये जो वेक्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वेक्टर एज अ टॉपिक तो पढ़ना ही है, लेकिन टॉपिक से कहीं ज़्यादा ये एप्लीकेशन के तौर पे पढ़ना है। ठीक है, टॉपिक अपनी जगह है, लेकिन फिजिक्स का बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट है वो वेक्टर से सॉल्व होता है। अब ऐसे आने वाले दिनों में कभी लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस को हमें ऐड करना होगा, तो वहाँ पे फिर वो वेक्टर रिजोल्यूशन की जरूरत है। एक वहाँ पे टॉपिक आएगा कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, वहाँ फिर वेक्टर रिजोल्यूशन की जरूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि वेक्टर को एज अ टॉपिक तो पढ़ना ही है, लेकिन टॉपिक से कहीं ज़्यादा एज अ एप्लीकेशन पढ़ना। शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर रिजोल्यूशन। असल में ये रिजोल्यूशन क्या है? अभी तक जो हम लोग पढ़ के आए वो है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में क्या था? वेक्टर एडिशन में हम दो वेक्टर लेते थे और दोनों का रिजल्टेंट निकालते थे। वैसे जरूरी नहीं है कि दो वेक्टर लें, दो से ज़्यादा वेक्टर भी लेते थे, लेकिन बेसिक जो ट्रायंगल लॉ था उसमें क्या था कि हमारे पास दो वेक्टर्स था, दोनों को ऐड करने रिजल्टेंट निकाला। और यानी कि एक तरीके से ये था कि उन दो वेक्टर के बदले अगर हम सिंगल कोई वेक्टर लें तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ये एडिशन का काम था। और इसी वजह से हम वेक्टर एडिशन को वेक्टर कंपोजिशन भी कहते हैं। कैसे? कंपोज क्या होता है? बहुत सारी चीजों को मिलाना और मिला के एक कर देना, वो क्या है? कंपोजिशन। अब इसका उल्टा है क्या? रिजोल्यूशन, जिसको बोलते हैं स्प्लिट करना, तोड़ना। तो कह सकते हैं कि जो वेक्टर रिजोल्यूशन है यानी कि वेक्टर स्प्लिटिंग है, वो एक प्रोसेस है, एक मेथड है क्या? वेक्टर्स को तोड़ने का। अब वेक्टर को तोड़ने का क्या मतलब? वेक्टर को तोड़ने का मतलब ये है कि हम ये पता लगाएं क्या ये गिवन वेक्टर किन वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। गिवन वेक्टर किन वेक्टर्स का रिजल्ट है। अब कैसे? जैसे एक भाषा हुई, क्या दो चोर आए, क्या हुई? चोरी। एक दूसरी भाषा है, चोरी हुई किन दो चोरों की वजह से। सेम चीज यहां पर है, यानी कि जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी था ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, तो ये आपका रिजल्टेंट है। अब ये पता लगाएं कि वेक्टर सी किन दो वेक्टर्स की वजह से आ रहा है। वो काम किसका है? रिजोल्यूशन का। सो आप लिख भी सकते हैं रिजोल्यूशन मींस स्प्लिटिंग, एंड बाय डूइंग रिजोल्यूशन वी वांट टू फाइंड दैट व्हिच आर द वेक्टर्स आर रिस्पांसिबल टू डेवलप अ गिवन वेक्टर, यानी कि ये पता लगाएं कि गिवन वेक्टर किन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, और ये पर्पस है कि किन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। दूसरा ये आता है कि रिजोल्यूशन का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। तो रिजोल्यूशन का जो इंपॉर्टेंस है वो ये पता लगाना है कि किसी वेक्टर का किसी खास डायरेक्शन में अगर हमको एंगल का पता है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस वेक्टर का वैल्यू क्या होना चाहिए। वैल्यू से मेरा मतलब क्या है कि डायरेक्शन तो हमको पता ही होगा, क्योंकि हमको पता है कि इतना एंगल बना रहा है, तो उस डायरेक्शन में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए उस पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे अगर मान लें कोई फोर्स है, वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 है। अब पता लगाना हो कि एक्स एक्सिस पे फोर्स का वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, या पता लगाना हो कि वाई के लॉन्ग क्या मैग्नीट्यूड है, तो वहां पे हमको रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो रिजोल्यूशन करके हम डिफरेंट वेक्टर्स का जो अलग अलग डायरेक्शंस में वैल्यू निकालते हैं उसको बोलते हैं कंपोनेंट्स। क्या होते हैं? कंपोनेंट्स। सिंपल, कुछ कंपोनेंट्स को मिलाया कुछ चीज बना, तो कंपोनेंट्स को मिलाना क्या हुआ? कंपोजिशन। और किसी कंपोज चीज को, बनी बनाई चीज को तोड़ना, वो क्या है? रिजोल्यूशन। पर्पस क्या है? कंपोनेंट्स ढूंढना। और ये कंपोनेंट क्या था? किसी वेक्टर का किसी खास डायरेक्शन में वैल्यू। तो दूसरा लाइन आप ले सकते हैं क्या? The significance of vector resolution is to find the value of a given vector in a particular direction. फिर क्या था?
ये जो हमने किसी वेक्टर का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन वैल्यू निकाला उसको क्या बोलते हैं, तो उसके लिए आप एक लाइन और लिख लें, क्या, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज टर्म्ड एज इट्स कंपोनेंट, इज टर्म्ड एज इट्स कंपोनेंट। फिर हमने पढ़ा था क्या कि दो वेक्टर को ऐड करके भी क्या मिलेगा, वेक्टर। इसी तरीके से इसी वेक्टर को भी स्प्लिट करके क्या मिलेगा, वेक्टर। यानी कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर should also be a component, should also be a vector. Component of a vector should also be a vector. Right? फिर अगला पॉइंट हम ले सकते हैं क्या कि किसी वेक्टर के कितने भी सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, किसी वेक्टर के कितने भी सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं, यानी उसको स्प्लिट कर रहे हैं, यानी उसको तोड़ रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, तो उसका वो कहलाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो अगला लाइन आप कह सकते हैं, अ वेक्टर कैन हैव एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, a vector can have any number of components and the components along the perpendicular axis are termed as rectangular components, are termed as rectangular components। जैसे कैसे, अगर मान लें ये किसी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, किसी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, राइट। अब इस एक्सिस के अलोंग और इस एक्सिस के अलोंग, जैसे अगर मान लो मैं लिखता हूं क्या, Rx, लिखता हूं Ry, तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जो वैल्यू निकाल रहे हैं, ये वेक्टर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वेक्टर Rx और वेक्टर Ry का रिजल्टेंट कौन है, वेक्टर R। वेक्टर Rx और वेक्टर Ry, हम दो भाषा बोल सकते हैं, वेक्टर Rx और वेक्टर Ry का रिजल्टेंट कौन है, वेक्टर R। या उल्टा बोले तो क्या बोलेंगे, वेक्टर R के दो कंपोनेंट्स हैं, वेक्टर R के दो कंपोनेंट्स हैं, कौन, वेक्टर Rx और वेक्टर Ry। तो ये जो कंपोनेंट्स है कौन सा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फिर क्या बात आती है, किसी प्लेन में, हम जानते हैं जो प्लेन है वो दो एक्सिस को मिला के बनता है, ऐसे प्लेन है, ऐसे और ऐसे, बोर्ड का प्लेन है। तो इसी प्लेन में दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है, ये निट वगैरह के एग्जाम में आता है, इसी प्लेन में किसी वेक्टर का दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और स्पेस में तीन, क्योंकि स्पेस के लिए, स्पेस में कोई चीज है उसको आइडेंटिफाई करना हो तो तीन एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं किसी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट प्लेन में दो, स्पेस में तीन, प्लेन में दो, स्पेस में तीन। सो एनी वेक्टर हैज गॉट टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन अ प्लेन and three rectangular components in space, rectangular components। बाकी कहने के लिए किसी वेक्टर के कितने भी सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। अब आते हैं बेसिक्स पे। अब क्या बेसिक, जैसे कैसे, अब देखें, ये हमने ओरिजिन से कोई पॉइंट P लिया और यहां पे पोजीशन वेक्टर आ रहा है। फिर क्या किया हमने, इस R का मैग्नीट्यूड R लिख दिया, यहां पे हमने, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहां हमने थीटा लिख दिया। अब इसको अगर ऐसे मिलवाएं, ऐसे, तो यहां पे अगर मैं इसको x बोलता हूं, इसको y, तो लिख सकते हैं क्या, cos थीटा इज इक्वल टू x बाई आर, ये x इज इक्वल टू r cos थीटा। अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो वेक्टर x इज इक्वल टू r cos थीटा, और मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर से। नीचे पढ़ के आ चुके हैं, किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को जब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको डायरेक्शन मिल जाता है। तो यहां पे हमने क्या किया, आई कैप से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से अगर देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर, तो y इज इक्वल टू r साइन थीटा जे कैप, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें।
आप लैंग्वेज ले सकते हैं, वी हैव कंसीडर्ड अ पॉइंट P whose पोजीशन वेक्टर इज वेक्टर R। ये पोजीशन वेक्टर क्या है? कोई भी ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट का या किसी पार्टिकल का पोजीशन बताए। कोई भी ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट का या किसी पार्टिकल का पोजीशन बताए, ये आपका पोजीशन वेक्टर है। अब क्या है? फिर लिख सकते हैं वी हैव कंसीडर्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर एज R। उसके आगे तो मैंने समझाया कि x कैसे निकलेगा, y कैसे निकलेगा, और i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो x कंपोनेंट, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो j से कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो y कंपोनेंट। यानी कि दो स्टेटमेंट्स हैं। एक तो हम ये कह सकते हैं वेक्टर r इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर x एंड वेक्टर y, एंड इन द रिवर्स प्रोसेस वी कैन से व्हाट वेक्टर x and वेक्टर y आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर r। Vector x and vector y are the components of vector r। ये आप कह सकते हैं। ये इसका बेसिक था कि कैसे हम उसको रिजॉल्व करना है। और ये जो कंपोनेंट cos थीटा के टर्म में आया, इसको बोलते हैं कोसाइन कंपोनेंट्स। कोसाइन कंपोनेंट्स। और जो साइन के टर्म में आया वो क्या है? साइन कंपोनेंट्स। साइन कंपोनेंट्स। डन। अब हम देखते हैं किसी वेक्टर को किस तरीके से हम उसके तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में ले सकते हैं। किसी वेक्टर को किस तरीके से हम किसी वेक्टर को उसके तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में ले सकते हैं। तो पहले आप लिखें लेट अस कंसीडर अ वेक्टर A, यानी कि लेट अस कंसीडर वेक्टर A। कौन सा? A, राइट। एंड नाउ सी व्हाट वी कैन डू। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? देखिए कुछ इस तरीके से है। क्या? जैसे हमने इस तरफ कोई वेक्टर ax लिया, ये क्या है? वेक्टर ax। ये है वेक्टर ay। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया? कौन? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर ax प्लस ay को। और यहां से हमने कोई वेक्टर az ले लिया, तो ax प्लस ay और az का रिजल्टेंट कौन आया? ये। यानी कि नाउ वी कैन हैव, हम कह सकते हैं वेक्टर a जो है, ये तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट है ax प्लस ay प्लस az। और ये वेक्टर ax, वेक्टर ay और वेक्टर az, ये तीन क्या है? वेक्टर a के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। यानी कि क्या? कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। जैसे कैसे? ये है और ये है।
इधर कोई वेक्टर है, रिजल्टेंट किसका हुआ, इसका इसका, फिर यहां पे az है तो इसका और इसका, किसका, इसका जो ऐसे होगा और इसका रिजल्टेंट कैसे, ये रहा इसका और इसका, जिसका ax और y का रिजल्टेंट इधर, यहां से az दोनों का रिजल्टेंट। तो वी कैन हैव vector ax and vector ay and vector az being the rectangular components of vector। अब देखें अगर ये जो वेक्टर a है, ये अगर आपका, जैसे ये जो वेक्टर a है, ये अगर आपका x के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक है, और y के साथ मान ले बना रहा है बीटा, और z के साथ गामा। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज नोटिस किया था, क्या, जैसे कैसे क्या नोटिस किया था, इसको यहां पे समझे। जैसे कि हमने वेक्टर बनाया, ये वेक्टर r बनाया था, यहां पे थीटा था, तो जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बन रहा था उसके नाम इसका कॉस कंपोनेंट है, और यहां पे क्या था, साइन। ये इंटरेस्टिंग चीज है, क्या, जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बनेगा उसके साथ कोसाइन कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर पे साइन कंपोनेंट। क्या, जिस भी एक्सिस के साथ वेक्टर एंगल बनाएगा उसके साथ कोसाइन और उसके परपेंडिकुलर पे साइन कंपोनेंट, राइट। तो ऐसे है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस आधार पे, इस बेसिस पे क्या कर सकते हैं, इस बेसिस पे हम ये कर सकते हैं क्या, कि ax को लिख सकते हैं a cos अल्फा i कैप, ay को लिख सकते हैं a cos बीटा j कैप, और az को लिख सकते हैं a cos गामा k कैप। तो ये इसके तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हुए, राइट। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, वेक्टर a को लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं a cos अल्फा i कैप, a cos बीटा j कैप, और a cos गामा k कैप। ये इजन से हम लिख सकते हैं, राइट। अब ऐसे में एक चीज और इंटरेस्टिंग है, क्या, यहां पर अगर a का मैग्नीट्यूड लिखें मॉड में आएगा, वो क्या आएगा, a, और ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। अब अगर दो तरफ स्क्वायर कर दें, इसके ध्यान लिख रहे हैं, दो तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा, a स्क्वायर, और इसमें से स्क्वायर रूट हटेगा और a स्क्वायर कॉमन निकाल दें, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। दोबारा शुरू करते हैं। ax जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बनेगा, जैसे वेक्टर a है, x अल्फा बना रहा है तो a cos अल्फा, फिर y के साथ बीटा बना रहा है a cos बीटा, z का गामा बना रहा है a cos गामा। तो जिसके साथ भी एंगल बनेगा उसके साथ कोसाइन कंपोनेंट, तो उसके बेसिस पे हमने ax ay az को लिखा। अब क्या किया, इनको प्लेस कर दिया। किसी वेक्टर का मॉड निकालना हो तो क्या करते हैं, जो उसका x का और y का जो कंपोनेंट्स है उन सबका स्क्वायर और सम अंडर रूट। आखिर ये जो ax है, ay az क्या है, कंपोनेंट्स। कौन सा, इस केस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इस केस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ऐसा करके हम यहां पहुंच गए। अब इसमें से आप a स्क्वायर का टर्म अगर कॉमन निकाल दें तो यहां क्या बचेगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा। अब क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, इसको हम कह सकते हैं क्या, सम ऑफ कोसाइन स्क्वायर्स ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू 1।
और ये जो हमें कोसाइंस यहाँ से अभी थोड़ी देर निकाल के दिखाएंगे। जैसे यहाँ से हम लिख सकते हैं cos अल्फा इज इक्वल टू वेक्टर ax का मैग्नीट्यूड बाई a का मैग्नीट्यूड, कैसे भी बताएंगे, cos बीटा इज इक्वल टू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। तो इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। अब उन सब का स्क्वायर का सम, यानी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो सम ऑफ कोसाइन स्क्वायर्स ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू 1। और कोसाइन से क्या मतलब है, x के लॉन्ग, y के लॉन्ग, z के लॉन्ग जो भी के साथ जो भी एंगल बन रहा है, x के साथ, y के साथ, z के साथ और x y के साथ जो भी एंगल बन रहा है उन सब के cos के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 1, राइट। अब यहां पर एक छोटा सा हेडिंग लगा सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन क्या है देखिए, यहां से अगर इन सबको हटा देते हैं, यहां पर हम लोग पहुंचे थे। अब अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में आए, मैग्नीट्यूड फॉर्म में आए तो क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा इज इक्वल टू ax बाई a, cos बीटा इज इक्वल टू ay बाई a, cos गामा इज इक्वल टू az बाई a। राइट, तो क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। cos अल्फा इज इक्वल टू ax, ax से क्या मतलब, वेक्टर a के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड अलोंग x। ax इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग x। सेम वे ay क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग y। एंड सिमिलरली az क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग z। ये आपका डायरेक्शन कोसाइंस। फिर इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग है, क्या, तो ये तो हमने देखा क्या कि वेक्टर a को तीन वेक्टर कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा, ax, ay, az, और कैसे कैसे जो x के साथ, y के साथ, z के साथ जो एंगल बना उससे क्या रिलेशन है वो हमने देखा। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, हालांकि उस एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम उसको इसके सारे जस्टिफाई करेंगे। क्या जस्टिफाई करेंगे, पहले तो ये है कि जैसे अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो वेक्टर कोलिनियर है, और उसको फिर इस फॉर्मूले से हम जस्टिफाई करने की कोशिश करें। ठीक है, अब सिर्फ एग्जांपल, एक वेक्टर हमारे पास a है, इसको अगर मान ले मैं लिखता हूं 3i कैप, फिर लिखता हूं 2j कैप, कुछ भी ले सकते हैं, फिर मैं लिखता हूं 4k कैप, और यहां मैं वेक्टर b लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं मैं 6i कैप, 4j कैप और 8k कैप। अब अगर मुझे आइडेंटिफाई करना हो कि दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं कि नहीं, तो पहली नजर में ऐसा आइडेंटिफाई करने के क्या करते हैं, देखते हैं जैसे दूसरा वेक्टर है, इसमें से अगर हम तीनों, इसमें तीनों में से कोई हम नंबर कॉमन निकाल पाए, जैसे यहां पे आप देखिएगा तो आप निकाल सकते हैं वेक्टर b इज इक्वल टू व्हाट, 2 3i प्लस 4j प्लस 8k, सॉरी 2j प्लस 4j, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। अब क्या देखा हमने कि ये क्या है, ये वेक्टर a है ना, ये वेक्टर b इज इक्वल टू, अब यहां पे एक चीज और है, वेक्टर्स की खास बात क्या है कि अगर किसी वेक्टर को हम पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदलेगा, डायरेक्शन सेम रहेगी, और अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड भी बदलेगा और डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। अब जैसे ये चीज है, इसमें 2 का तो अपना कोई डायरेक्शन नहीं है, 2 तो नंबर है ना, 2 मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इसका a का, यानी कि हम कह सकते हैं कि वेक्टर b और वेक्टर a का डायरेक्शन एक ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का ट्वाइस होगा, तभी 2 कॉमन आया।
तो अगर आपके पास दो वेक्टर दिया हुआ है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कोलिनियर है कि नहीं है, तो आप दूसरे वेक्टर में से दूसरे वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स में से आप एक नंबर कॉमन निकाल लें, और नंबर अगर कॉमन निकल सकता है तो मतलब ये कि ये पहला वाला जो दूसरा वाला वेक्टर है पहले का कोलिनियर है। किस आधार पे? किसी वेक्टर को अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड सेम बदलेगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। नेगेटिव से कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड बदलेगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ये पहला तरीका हुआ क्या करने के लिए? कोलिनियर आइडेंटिफाई करने के लिए। अदरवाइज एक और कंडीशन है। क्या कंडीशन है? लाइक दिस। कैसे? अगर मान ले हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर A इज इक्वल टू A1 कैप A2 J कैप, वेक्टर B इज इक्वल टू B1 I कैप B2 J कैप B3 J कैप। अभी हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं, तो ये दो वेक्टर्स हैं A1 A2 A3, A का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, B1 B2 B3 B का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब क्या कर सकते हैं? फॉर A एंड B टू बी कोलिनियर्स, क्या करेंगे? A1 by B1 is equal to A2 by B2, A3 by B3, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। अगर इस कंडीशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों वेक्टर्स कोलिनियर। जैसे पिछला जो हमारा एग्जांपल था जो मैंने इससे पहले दिया था, उसमें देखिएगा A1 by B1, A2 by B2, A3 by B3 करके देखिए तो 1/2 आएगा। यानी कि अगर जैसे A का जो अपना अपना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, जैसे A1 यहाँ का, B1 इसका, A2 इसका, B2 इसका, A3 इसका, B, और उन सब का रेशियो बराबर आ रहा है किसके बराबर? दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के रेशियो के बराबर। तो कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स कोलिनियर। तो ये तो सॉल्विंग टेक्निक है कि अगर आपको थोड़े से थोड़े टाइम में सॉल्व करना तो आप कर सकते हैं। कोई कॉमन नंबर निकाल के देख लीजिए जैसे पहले बताया था, या फिर क्या कर लीजिए, या फिर आप ये कर लीजिए क्या कि आप इस रेशियो से कंपेयर कर लीजिए। आप सोचेंगे कि मैं इसको यहाँ पे क्यों लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ? तो लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ क्या? इस चीज को हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं किससे? डायरेक्शन कोसाइन से। डायरेक्शन कोसाइन से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। रिजल्ट तो डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, लेकिन उसका जस्टिफिकेशन क्या है उसका भी बताएंगे। तो लिखें, नोट करके लिखें, कंफर्मिंग द टू वेक्टर्स टू बी कोलिनियर बाय यूजिंग डायरेक्शन कोसाइंस। किस तरीके से? देखिए, थोड़ा सा लैंग्वेज देख लें। We consider vector A making an angle alpha with x-axis, beta with y-axis, gamma with z-axis. Similarly, we consider vector B making an angle alpha with x-axis, alpha dash with x-axis, beta dash with y-axis, gamma dash with z-axis. सिंपल, वहां पे अल्फा बीटा गामा था, अल्फा डैश बीटा। अब क्या करना है? अब देखिए, यहाँ पे अगर आप लिखेंगे AX, तो सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूँ। AX में लिखेंगे A cos अल्फा, तो cos अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? AX by A। ऐसे ही अगर AY लिखेंगे क्या लिखेंगे? A cos बीटा, तो cos बीटा AY by A। ऐसे ही AZ A cos गामा इज इक्वल टू AZ by A। अभी लिखे भी थे पहले हम। इसी तरीके का अप्रोच अगर B के लिए निकालें, सिमिलरली फॉर B क्या कर सकते हैं? cos अल्फा डैश इज इक्वल टू BX by B, cos बीटा डैश
बी वाई बाई बी कॉस गामा डैश इक्वल टू बी जेड बाई। अब इंटरेस्टिंग क्या है, अगर अल्फा और अल्फा डैश सेम आ जाए, बीटा और बीटा डैश सेम आ जाए, गामा और गामा डैश सेम आ जाए, यानी कि दोनों वेक्टर्स के जो अपने अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, एक्स है, वाई है और जेड है, उन सबका डायरेक्शन एक ही हो जाए, तो अंडरस्टूड है वो क्या है, कोलिनियर। अंडरस्टूड है क्या है, कोलिनियर। क्या मतलब, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसका अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश। अब ऐसे में अगर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश, बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश, गामा इज इक्वल टू गामा डैश, अंडरस्टूड है क्या कि वो वेक्टर्स का जो तीनों का जो अपना अपना कंपोनेंट, दोनों वेक्टर्स का तीनों जो अपना अपना कंपोनेंट है उनका डायरेक्शन एक ही हो गया। तो डायरेक्शन एक हो गया तो क्या बन गया, कोलिनियर। यानी कि इसी रिजल्ट को अगर हम ऐसे लिखे, इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर अगले स्टेप में लिखिएगा, इसको रब कर रहे हैं, फिर अगले स्टेप में लिखिएगा क्या, जैसे कैसे, for A and B to be collinears, A and B to be collinears, क्या करना पड़ेगा, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश, बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश, गामा इज इक्वल टू गामा डैश। यानी कि क्या करना पड़ेगा, ax by a इज इक्वल टू bx by b, ay by a, by b, az by a, bz by b। राइट, अब क्या करना है, इन सबको यूज करिएगा, क्या ये सबका सब लेना है क्या, cos अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा डैश, तो उसका रिजल्ट ये, ऐसे बीटा वाले में रिजल्ट है, गामा वाले में रिजल्ट है, इन्हीं तीनों का रिजल्ट है क्या। इन सबको अगर आप बराबर कर दें, जैसे ax by, तो यहाँ से क्या लिख पाएंगे, यहाँ से लिख पाएंगे ax by bx इज इक्वल टू a by b, ay by by इज इक्वल टू a by b, az by bz इज इक्वल टू a। यही चीज हमने अभी पीछे लिखा था, a1 by b1, अब देखिए ना, a1 by b1 इज इक्वल टू a2 by b2 इज इक्वल टू a3 by b3 इज इक्वल टू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर b का। तो ये दो वेक्टर्स को कोलिनियर होने के लिए जस्टिफाई करने का तरीका है। हालांकि जस्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको वेक्टर्स का एप्लीकेशन सीखना है, तो एप्लीकेशन के लिए मैंने आपको पहले शॉर्टकट ट्रिक बता दिया था। अब रिजोल्यूशन में एक चीज और ध्यान रखें, रिजोल्यूशन में एक और चीज ध्यान रखने की है, ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में है, तो एक और नेक्स्ट पॉइंट बना के यार बना के आप इस से स्टार यार बना के सकते हैं क्या, ये जो वेक्टर्स का जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, वेक्टर्स का जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, राइट, तो वेक्टर्स का जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर या उससे कम रहता है। क्यों, जैसे अगर मैंने लिखा b इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, b इज इक्वल टू bx cos थीटा, या a इज इक्वल टू, या सॉरी bx इज इक्वल टू b cos थीटा, या ax इज इक्वल टू a cos थीटा, सिर्फ समझाने के लिए। तो cos थीटा का मैक्सिमम क्या होगा 1, तो ax का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, यहाँ पे भी सेम है, bx का मैग्नीट्यूड क्या होगी, और वही अगर आप कोसाइन कंपोनेंट नहीं ले, अगर साइन कंपोनेंट ले तो साइन का भी मैक्सिमम कितना होगा 1। अगर मैं यहाँ लिखूं a y इक्वल टू a sin थीटा, या b y इक्वल टू b sin थीटा, और sin थीटा का मैक्सिमम लिखा होता है 1, sin एंटी इज 1 मैक्सिमम, तो उस आधार पे आप देखेंगे तो वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, लेस देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इटसेल्फ। ये रिजोल्यूशंस का जो आपको मैंने वेक्टर रिजोल्यूशन का एक आइडिया दिया, वैसे वेक्टर रिजोल्यूशन का एप्लीकेशन बहुत है, वो तो आने वाले चैप्टर्स में करेंगे, लेकिन फिर भी आपको आज 2-3 एग्जांपल्स बता रहे हैं कैसे कैसे हमको अप्लाई करना है।
तो पहला जो इसका एप्लीकेशन आता है वो आता है क्या कि अगर डिफरेंट वेक्टर्स रैंडमली अरेंज हैं या अलग अलग एक्सेस पे हैं तो क्या अलग अलग एक्सेस के साथ अलग अलग एंगल बना रहे हैं, कैसे हमको ऐड करें। और इसके फेवर में आपको सबसे पहले एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 5 जो है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स करके जो चैप्टर है उसका चैप्टर नंबर 2 उसको एज एन एग्जाम्पल बता। तो हेडिंग डालें एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर रिजोल्यूशन और उसमें पहला लिखें एडिंग द डिफरेंट वेक्टर्स मेकिंग डिफरेंट एंगल्स विद डिफरेंट एक्सेस। एडिंग द डिफरेंट वेक्टर्स मेकिंग डिफरेंट एंगल्स विद डिफरेंट एक्सेस। इसका पहला एप्लीकेशन है। ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक तो सिर्फ इतना था वो रिजोल्यूशन क्या है, कंपोनेंट क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है। और उसी में मैंने जो एक एप्लीकेशन जो था कोलिनियर वाला वो मैंने आपको जस्टिफाई करके दे दिया। अब 2-3 एप्लीकेशन आपको और बता रहे। ये पहला एप्लीकेशन जो बहुत काम का है आने वाले दिनों में, अभी से लेके पूरे 12th क्लास तक कभी भी बहुत सारे अगर वेक्टर्स हैं अलग अलग एंगल बना रहे हैं अलग अलग एक्सेस के साथ, तो उनको कैसे ऐड करना है, तो उसके लिए हम वेक्टर रिजोल्यूशन का फायदा उठा रहे हैं। शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको पहले लिखवाते हैं, फिर आपको बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करना। तो लिखिए ये एक वेक्टर है OA, ये 2 मीटर का है और यहां पे ये एंगल 30 डिग्री का बना रहा है। वेक्टर OA। एक वेक्टर DE है, ये इसका मैग्नीट्यूड 1 मीटर का है और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बना रहा है। और यहाँ पे एक वेक्टर BC है, ये 1.5 मीटर का है और यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का बना है। Question says find the x and y component of the vectors, find the magnitude of resultant vectors and its direction, यानी कि x component, y component, magnitude of resultant vector, magnitude of the resultant vector और साथ में क्या डायरेक्शन। वैसे क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप बुक से भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत फुल स्टॉप और कॉमा का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन है। वैसे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि लैंग्वेज वही रहे। ये क्वेश्चन है। अब क्या करना है, वैसे मैं आपको इसका 2 एग्जाम्पल देने वाला हूँ। किसका, जब कभी भी आपके पास डिफरेंट वेक्टर्स हैं और वो अलग अलग डायरेक्शन के साथ अलग अलग एंगल बना रहे हैं, तो कैसे हमको ऐड करना है। तो पहला एग्जाम्पल एच.सी. वर्मा का दिया है, दूसरा आपको अपना एग्जाम्पल देना है। पहला ये एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें आप स्टेप ले सकते हैं क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जिस कॉन्सेप्ट है उसको लिख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिजॉल्व द वेक्टर्स along in their rectangular components. First of all we resolve the vectors in their rectangular components. Then we add the components along the same direction directly. Finally, if we have x and y component or we have components perpendicular to each other, then we follow the vector law of addition. Then we follow the vector addition as c is equal to under of a square plus b square. यानी कि जो मैंने लिखवाया, अब इसको पॉज कर भी नहीं सकते हैं, जो मैंने लिखवाया उसका सबसे पहला सेंस ये आता है कि जितने भी वेक्टर हैं आप उसको पहले परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व करते हैं। जितने भी वेक्टर्स हैं उसको आप पहले परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व करें। फिर क्या करें, जो सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स हैं उनको डायरेक्टली ऐड कर दें। क्यों ऐड कर लें, पहले पढ़ चुके हैं।
अब जब आपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया तो सिंपल है, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हमने पढ़ा था ना c = a² + b² + 2ab cos थीटा। अब ऐसे में थीटा इक्वल्स टू अगर 90 हो जाए तो c = √a² + b², ये हम लिख सकते हैं। उसी चीज का यहाँ फायदा उठाएंगे। अब कैसे उठाएंगे आप देखें। अब यहां पर सबसे पहला काम along x जब निकालेंगे तो यहां पे क्या निकालेंगे, कंपोनेंट, बल्कि मैं तो कहूंगा ठीक है, कंपोनेंट ऑफ OA along x कितना आएगा, 2 मीटर है, साथ में जिसके साथ भी एंगल बनेगा उसके बाद कॉस सा लेना है, कॉस कंपोनेंट, तो 2 cos 30, ये क्या है आपके पास, 2 cos 30 i कैप। इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो 2√3/2 i कैप, ये 2 से 2 कटेगा, अप्रॉक्स लिखना है 1.73 i कैप। ये आया कंपोनेंट ऑफ OA along x। अच्छा, फिर कंपोनेंट्स ऑफ DE along x, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आएगा 1 cos 90 i कैप यानी कि 0। ये आपका नल वेक्टर हो गया। वैसे भी ध्यान रखें, अगर हम कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ढूंढ रहे हैं, जैसे x का कंपोनेंट y के लो, या y का कंपोनेंट x के लो, वो 0 ही आना है। देखिए cos 90 0 है, वो 0 है, तो कंपोनेंट ऑफ D along x क्या हो गया। अब आते हैं क्या, कंपोनेंट ऑफ BC along x कितना आएगा, 1.5 cos 60 i कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.75 i कैप, राइट। तो यह आपके पास क्या, 1.5 cos 60 i कैप। और ये जो आया 1.5 cos 60 i कैप, ये ऑब्वियसली किसमें आएगा, नेगेटिव में। ये इधर चला गया ना, तो ये किसमें आया, नेगेटिव, राइट। तो ये आपका आ गया -0.75 i कैप। अब देखें, अगर हम फाइनल रिजल्टेंट देखें तो सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या है, 1.73 और 0.75 है कि नहीं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.98 आएगा, यानी सबको जोड़ेंगे तो फाइनल रिजल्टेंट along x क्या आएगा, अब खुद जोड़ के देखिए ना, 1.73 0.75, तो फाइनल क्या आया, 0.98 i कैप। ये आपका फाइनल, राइट। फिर क्या हुआ, मतलब सिंपल सीधा, OA का x के लॉन्ग, B का x के लॉन्ग, इसका x के लॉन्ग। ध्यान क्या रहे, जिसके साथ भी एंगल बनेगा उस एक्सिस पे कोसाइन कंपोनेंट, परपेंडिकुलर पे साइन कंपोनेंट। तो यहां तक पहुंचे, कहां पे, x पे। तो हमसे जो पहला सवाल था x कंपोनेंट, तो ये आपके पास x कंपोनेंट है। आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख लीजिए OX = 0.98 i कैप। अब आते हैं कहां पे, y कंपोनेंट। तो उसको मैं रब कर रहा हूं, याद रखिएगा 0.98 था ये। अब y पे आते हैं,
अगर y पे आ जाए तो along y कंपोनेंट्स, along y, तो यहां पे लिखूंगा कंपोनेंट्स ऑफ OA along y, ये आएगा 2 cos 30 j कैप, 2 cos 30 j कैप। इसको जो आप लिखेंगे, सॉरी ये आएगा 2 sin 30 j कैप। ये हम अब y के अलॉन्ग लिख रहे हैं ना, तो जिसके साथ एंगल बनेगा उसके नाम कोसाइन कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर पे आएगा साइन कंपोनेंट। तो ऐसे में क्या आएगा 2 sin 30, यानी इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा सिंपली j कैप। और ये डी का तो कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्या है, कंपोनेंट लेने का कोई मतलब ही नहीं था, फिर भी डी along y जो साफ साफ लिख रहा है कितना है, माइनस जे कैप, नथिंग टू से अबाउट, नीचे की तरफ है। देन फिर क्या है, फिर आपका आता है क्या, कंपोनेंट ऑफ BC along y, ये क्या देगा, ये देगा 1.5 sin 60 j कैप, यानी कि 1.5 इंटू रूट 3/2 j कैप, राइट। तो इसको मैं अप्रॉक्स करके लिख दे रहा हूं, वैसे आप काटेंगे तो 1.5 बन जाएगा कितना, 0.75, और रूट 3 हो जाएगा 1.7, उसको पूरे को मल्टीप्लाई करिएगा और राउंड ऑफ फिगर करिएगा तो इट विल बी 1.3 j कैप। तो ये आपका क्या आया, यानी कि फाइनली लिख सकते हैं फाइनल रिजल्टेंट अलोंग y, फाइनल रिजल्टेंट अलोंग y, तो क्या आएगा OY इज इक्वल टू 1.3 j कैप। ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर OY और वेक्टर OX दो कंपोनेंट्स हो गए, तो ये हमारे पहले दो पार्ट्स का आंसर हो गया। कंपोनेंट अलोंग x क्या हुआ, कंपोनेंट अलोंग y क्या। अब आते हैं इसके मैग्नीट्यूड पे, तो y को हमने जोड़ा कैसे, सबको रिजॉल्व कर लिया, यही होता है। अगर कोई डिफरेंट वेक्टर्स हैं, अलग अलग डायरेक्शन के साथ अलग अलग एंगल बना रहे हैं, तो सबको रिजॉल्व कर लें और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ले आए, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लाने के बाद क्या करना है, एक डायरेक्शन के वेक्टर को डायरेक्टली ऐड करना है, और जब आपके पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ गया, यानी कि फाइनली हमारे पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स आ गए। कौन कौन से, यहाँ पे OY और OX। फिर आप उसका रिजल्टेंट निकाल लें, कैसे, ये रहा। आप कह सकते हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर था तीसरे पार्ट का, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, तो अब क्या करेंगे, आप कह सकते हैं फाइनल रिजल्टेंट कहें, और मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट, फाइनल रिजल्टेंट कहें या मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द फाइनल रिजल्टेंट, यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसको पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखा जाए तो ये OX OY, OX कितना निकाले थे 0.98 आई कैप, OY कितना निकाले थे 1.3 j कैप, दोनों का रिजल्टेंट दिया, जिसको हम R लिख देते हैं, तो OR इज इक्वल टू व्हाट, 0.98 का स्क्वायर प्लस 1.3 का स्क्वायर, तो ये अप्रॉक्सीमेटली लिख रहा हूं, वैसे ये आएगा लगभग 1.6, कैलकुलेशन आप घर पे भी कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनल रिजल्टेंट आया, उसका मैग्नीट्यूड होगा। एंड सो फार एज डायरेक्शन इज कंसर्न, तो अगर मान लें मैं इसको लेता हूं टेंजेंट अल्फा, तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, इधर पे कितना आया था 1.3, यहाँ पे कितना आता 0.98,
तो 1.3/0.98। वैसे जो एससी उन्होंने पीछे आंसर दिया है मैं उसी फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। अब वैसे तो आपको एंगल का वैल्यू पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आप इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं जो बताने जा रहे हैं। आजकल मैक्सिमम क्वेश्चंस में एंगल बीच में दिया रहता है, क्वेश्चन के बीच में दिया रहता है। वैसे कभी जब मैथमेटिकल टूल्स का क्लास डालेंगे तो आपको एंगल देखने का तरीका बताएंगे। आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल से एंगल देख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं अल्फा tan इनवर्स 1.32। और किसके साथ बनना था? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये अप्रोच है इस चीज का। अगर हमारे पास डिफरेंट वेक्टर्स हैं और वो डिफरेंट एक्स के साथ एंगल बना रहे हैं, 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला ये कि हर जितने भी वेक्टर्स हैं सबका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक्स के अलाउंग वाई के अलाउंग, पहला। दूसरा क्या ध्यान रखना है? सेम डायरेक्शंस के वेक्टर को, यानी कि कोलिनियर वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली ऐड कर लेना है। तीसरा, जब फाइनली आपके पास 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर आ गए तो रिजल्टेंट क्या है? C = √a² + तो ये मैंने अभी ये डिफरेंट एप्लीकेशंस में, रिजोल्यूशंस के डिफरेंट एप्लीकेशंस में पहला एप्लीकेशन जो थ्योरी वाला था, थ्योरी में डाल दिया गया था, कोलिनियर कैसे कंफर्म करना है वो था। दूसरा जो एप्लीकेशन हमने लिखा उसका पहला एग्जांपल ये था कि कैसे डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर वेक्टर हैं तो उनको हम कैसे ऐड करके फाइनल रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। इसके अगले क्लास में आपको इसका एक और एग्जांपल देंगे और फिर आपको कुछ और एप्लीकेशन सिखाएंगे जिन एप्लीकेशंस की जरूरत हमको लॉज ऑफ मोशन में पड़े।